तुनक तुनक तुन तुन ना सुनो बावली बिन्ना। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का शक्ति एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बात कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी 2025 के बारे में। और आप लोगों को काफी संख्या में डाउट आ रहे थे कि भैया रेलवे एनटीपीसी में कुल कितने फॉर्म आपके अप्लाई हुए हैं, कुल कितनी बड़ी संख्या इसकी है, आप वो बताइएगा। तो इसके बारे में मेरे पास कोई ऑफिशियल डेटा अभी तक नहीं था, इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया था। आपने तमाम प्रकार की वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पर, भैया इतने फॉर्म है, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, कुछ लोग तो 1-1 करोड़ तक फॉर्म बता रहे थे। लेकिन मैंने आपको कोई भी वीडियो इस प्रकार का नहीं बनाया कि कितने फॉर्म इसमें आए हैं, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऑफिशियल डेटा नहीं था। और जब तक मेरे पास कोई ऑफिशियल डेटा नहीं होता है, मैं आपको कुछ भी उल्टा सीधा आपके चैनल के माध्यम से नहीं बताता हूं। तो अब मेरे पास इसका ऑफिशियल डेटा आ चुका है। आज सुबह ही आरटीआई का रिप्लाई आया है, जिसमें इसका एग्जैक्ट डेटा मेरे पास आ गया है। वो मैं आपको बताने वाला हूं कि कुल कितनी बड़ी संख्या में यहां पर फॉर्म आए हैं। इसके साथ साथ एग्जाम डेट भी आपकी जारी हो चुकी है या फिर नहीं हुई है, या नहीं हुई है तो कब तक इसका एग्जाम डेट हो सकता है, कुल कितना समय आपके पास अभी है। अगर आप आज से तैयारी करना स्टार्ट करते हैं या थोड़ी बहुत आपकी तैयारी हो भी चुकी है, तो आज से लेकर के आपके पास कितना समय आपको मिलेगा एग्जाम डेट के लिए, एग्जाम को लेकर के। और अंतिम जितने भी आपके पास दिन बचे हैं, इतने दिनों में आपको कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए ताकि आपका स्कोर अच्छा आ पाए और आप आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 को क्वालिफाई कर पाए। इन सभी पॉइंट पर हम लोग बात करने वाले हैं। इसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप रेलवे एनटीपीसी या रेलवे का कोई भी एग्जाम देने वाले हैं या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए होता है मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना। आप किसी भी टॉपर से भी आप पूछेंगे कि भैया आपने कैसे तैयारी की, और आप सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस किसको देते हैं, सिलेबस कंप्लीट करने को, रिवीजन करने को, या मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने को। तो सिलेबस और रिवीजन आपको करते रहना है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो आपके लिए होता है वो आपका मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि उसी से आपको एक अंदाजा लगता है कि भैया आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, आपका स्कोर कितना बन रहा है, आपकी गलतियां क्या हो रही हैं। जो गलतियां आप एग्जाम में करने वाले हैं वो गलतियां आप मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने में कर दीजिएगा, ताकि जो गलतियां अभी आप कर रहे हैं वो आप एग्जाम में ना करें। ठीक है मेरे भाई। तो आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर को लगाने का आप सही समय आ चुका है, और सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए होने वाला टेस्ट बुक का आप देख सकते हैं। यहां पर अभी महाशिवरात्रि के अवसर पर आपकी सेल चल रही है, जिस पर आपको मेरा कूपन कोड आप यूज करेंगे शक्ति करके, तो आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा और 351 रुपए में आपको 1 ईयर का पास प्रो देखने को मिल जाएगा। तो जाइए और 1 ईयर का पास प्रो परचेस कर लें, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और पास प्रो अगर आप परचेस करते हैं तो आपको वहां पर टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट सब कुछ मिलता है। और मॉक टेस्ट को लगाने के बाद उसका आप एनालिसिस भी कर सकते हैं और आप बेहतरीन वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। अब बात कर लेते हैं कुल फॉर्म की। तो कुल फॉर्म में आपको कुछ भी इसी प्रकार से नहीं बताता हूं, आप भी जानते हैं। आज सुबह ही मेरे पास आरटीआई का रिप्लाई आया है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। आप देख सकते हैं आरटीआई का रिप्लाई है, यहां पर आप साइड में लगा दूंगा, यहां पर देख सकते हैं आप। इसमें पूरा टोटल लिखा हुआ है कि इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा हुआ है, जिसने भी लगाई होगी उसका नेम लिखा है, उसको मैंने ब्लर कर दिया है। इसके बाद रिसीव डेट भी लिखी है कि 29/1/2025 को रिसीव हुई थी। इसके अलावा आप देख सकते हैं नीचे आप देखेंगे तो यहां पर लिखा है टोटल 58,40,861, 58,40,861 इतने टोटल फॉर्म आपके पड़े हुए हैं रेलवे एनटीपीसी में। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जो ग्रेजुएट लेवल वाले हैं या फिर अंडर ग्रेजुएट वाले हैं, तो 58,40,861 इतना बड़ा नंबर आपके सामने है। 58 लाख लोगों ने यहां पर आवेदन किया है। 58.5 लाख लोग आप मान सकते हैं, इतने लोगों ने ग्रेजुएट लेवल के लिए इतने लोगों ने यहां पर आवेदन किया है। तो इतने फॉर्म आए हैं आपके 58 लाख। आप सोचिए 8 से 9 हजार वैकेंसी है और 58 लाख आपके फॉर्म आए हैं, क्योंकि यहां पर ग्रेजुएशन मांगा गया था। लेकिन अगर ग्रेजुएशन ना मांगा जाता, ओनली 12th पास से होता, तो ये संख्या आपकी और भी बढ़ने वाली है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जो 12th लेवल वालों का आपका आएगा उसमें कितने फॉर्म आपके पड़े होंगे वो इससे भी ज्यादा आपके हो सकते हैं, क्योंकि जितने भी यहां पर 58 लाख लोग हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट लेवल का आवेदन नहीं किया होगा, ग्रेजुएट के साथ साथ उन्होंने 12th लेवल का भी आवेदन किया होगा। तो 58 लाख तो यहां पर आपके होने ही होने हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग होंगे जो ग्रेजुएट नहीं होंगे लेकिन 12th पास होंगे, तो वो भी यहां पर आवेदन करेंगे। तो जो संख्या आपकी 58 लाख यहां पर दिख रही है वो 12th लेवल में आपको और भी ज्यादा देखने को मिलेगी। इसका ऑफिशियल डेटा अभी मेरे पास नहीं है कि 12th लेवल में कितना पड़ा है। जैसे ही इसका मेरे पास ऑफिशियल डेटा आ जाएगा मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। जितने भी आपके पास आरटीआई के रिप्लाई आते हैं या जितने भी नोटिस निकलते हैं, जो भी इंपोर्टेंट चीजें होती है वो मैं आपको टेलीग्राम पर डालता रहता हूं। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको सारी अपडेट वहां पर समय से मिलती रहती हैं।
तो कुल कितने फॉर्म आए हैं? 58,40,861 इतने आपके कुल फॉर्म होने वाले हैं। आप साइड में देख सकते हैं। इसको तब आप नीचे थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 58,40,861 एप्लीकेशन हैव बीन आपके रिसीव्ड अगेंस्ट द नोटिफिकेशन पोस्ट ऑफ एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के लिए इतने प्राप्त हुई है कैटेगरी ऑफ ऑल आरआरबीज, ठीक है, और सभी आरआरबीज की मिला के आपके 58 लाख होने वाली है। इसके साथ नीचे थोड़ा और लिखा हुआ है कि टोटल 6,69,949 एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव्ड अगेंस्ट द नोटिफिकेशन सीएनजी, आपकी डेट लिखी हुई है फॉर द पोस्ट ऑफ एनटीपीसी ग्रेजुएट कैटेगरी ऑफ आरआरबी मुंबई। यानी कि आरआरबी मुंबई में कितने हैं? तो आरआरबी मुंबई में आपके 6,69,000 आपके फॉर्म आपके पड़े हुए हैं। आरआरबी मुंबई में 6,69,000 हैं और सभी आरआरबी को मिला के 58,40,861 कुल आपके आवेदन होने वाले हैं। क्लियर हो गए? समझ गए आप जो मैं आपको बताने वाला हूं। इसके साथ साथ अब हम लोग बात करते हैं भैया एग्जाम डेट के बारे में। एग्जाम डेट आपकी क्या होने वाली है? यहां पर आप साइड में देख सकते हैं, साइड में देख सकते हैं, यहां पर इसको मैंने लगा दिया है साइड में, इसको मैंने टेलीग्राम पर भी आपका डाल दिया है। ये आपका एक एनुअल कैलेंडर था जो आपकी आरआरबी के द्वारा एक आपका जारी हुआ था। आरआरबी की कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको एक कैलेंडर देखने को नहीं मिलेगा। एक टेंटेटिव एग्जाम डेट है जो कि आरआरबी के अंदर से कहीं से निकली हुई थी और जो काफी दिनों से आपकी निकली हुई थी। इसमें पहले तो इसको देख के लग रहा था भैया फेक है, फर्जी है, लेकिन जैसे ही इसके अकॉर्डिंग सारे एग्जाम आपके कराए गए और इसी के अकॉर्डिंग सारी डेट आपकी मेंशन की गई तो वहां से आप क्लियर हो गया था कि जो भी आपका लेटर निकला था वो कहीं ना कहीं आपका ऑफिशियल था, ओरिजिनल था। तो इसमें जो आपका आरपीएफ एसआई का एग्जाम था वो भी इसी के अकॉर्डिंग हुआ था। इसके बाद आपका ईएलपी का हुआ था वो भी इसी के अकॉर्डिंग हुआ था। और इसके बाद आपका जो कांस्टेबल का एग्जाम होना है, आरपीएफ कांस्टेबल को जो एग्जाम होना है वो कब होना है? वो आपका 2 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम होना है। लेकिन इसमें जो मेंशन किया गया था कांस्टेबल का, आप देख सकते हैं 8 जनवरी से आपका स्टार्ट किया गया था और 7 मार्च तक इसमें मेंशन किया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग आपका कांस्टेबल का एग्जाम तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि काफी सारी आपकी अवस्थाएं भी हुई, आपका साथ ही साथ आपको कुंभ की वजह से हो गया। इसके साथ साथ आपका जो आपकी बोर्ड परीक्षा हो रही, ये सारे इशू हुए। इस वजह से जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है वो जनवरी में ना होकर आपका मार्च में कराया गया और मार्च में आपका 2 मार्च से लेकर 20 मार्च तक आपका कंटिन्यू हो रहा है। तो थोड़ा इसमें आपका लेट हुआ, वो आपका कुंभ की वजह से हो सकता है। इसके बाद तो आपका मार्च तक तो आपका एग्जाम में चलना है, मार्च तक तो आपका कांस्टेबल का एग्जाम चलना है, यानी कि मार्च में आपका कोई भी एनटीपीसी एग्जाम नहीं होने वाला है। ठीक है, अभी आपका फरवरी है और फरवरी आपके खत्म ही हो गया है, यानी कि मार्च आपके पास पूरा है। मार्च आपके पास पूरा है क्योंकि मार्च में आपका कांस्टेबल का एग्जाम होना है और मार्च में आपका एनटीपीसी का एग्जाम नहीं होना है। और जैसे ही आपका कांस्टेबल का एग्जाम होगा उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो आपका पैरामेडिकल कैटेगरी का जो आपका एग्जाम होना है वो भी आपका मार्च में ही कराया जाएगा। पैरामेडिकल भी आपका मार्च में होगा। ठीक है, तो मार्च आपका पूरा खाली रहने वाला है। मार्च में एनटीपीसी का कोई भी एग्जाम नहीं होगा क्योंकि दूसरे एग्जाम आपके लगे हुए हैं। ठीक है, फिर इसके आप नीचे जैसे ही देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 8,113 पोस्ट के लिए अप्रैल 2025 में कराया जाना था। तो अप्रैल 2025 में क्या आपका एग्जाम हो जाएगा या फिर नहीं हो पाएगा? तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि अप्रैल में भी आपका एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम है। अप्रैल के लास्ट में हो सकता है, लेकिन 1% चांस ऐसा ही है कि आपका अप्रैल के लास्ट में आपका CVT 1 एनटीपीसी का कराया जाए। तो कब होगा? अप्रैल का समय भी आपको मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा लेट हुआ है। और लेट किस वजह से हुआ है? क्योंकि कांस्टेबल का एग्जाम लेट हुआ है, पैरामेडिकल का भी थोड़ा सा लेट होगा। तो आपका जो अप्रैल में एग्जाम होना था वो अप्रैल की बजाय आपका मई में एग्जाम होगा। लेकिन मई में आप ये मत सोचिएगा कि मई के लास्ट में होगा तो आपको और ज्यादा समय मिल जाएगा। मई के स्टार्टिंग में ही, मई के फर्स्ट वीक में आप मान लीजिए, मई के फर्स्ट वीक में या फिर मई के मिड में, इन दोनों में आपका एग्जाम हो जाएगा, यहां से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना समय आपके पास है कि मार्च आपके पास पूरा है और अप्रैल आपके पास पूरा है, 2 महीने का समय आपके पास अभी और है। इन 2 महीने में आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है वो भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड करने वाला हूं। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका आपको कब पता चलेगा। ऑफिशियल अभी तक कोई भी डेट नहीं अनाउंस की गई है आरआरबी के द्वारा। जिस प्रकार से आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम डेट अनाउंस की गई थी, एग्जाम से लगभग आपकी 40 दिन पहले
एग्जाम से लगभग 40 दिन पहले आपको बता दिया गया था कि भैया आरपीएफ कांस्टेबल का आपका एग्जाम होना है 2 मार्च से लेकर के 20 मार्च के बीच में। लेकिन एनटीपीसी का आपको कब पता चलेगा? आपका 2 महीने बाद एग्जाम होना है, 2 महीने बाद यानी कि मई में, आपका मई के स्टार्टिंग में, मई के फर्स्ट वीक में या मई के मिड में आपका एग्जाम होना है। तो मई आपको कब पता चलेगा ऑफिशियल रूप से कि भैया आपका मई में एग्जाम होना है? तो मैं आपको बता दूं कि मार्च के लास्ट तक यानी कि इसी जो मार्च आपका स्टार्ट होने वाला, मार्च के अंतिम में आपको एक लेटर जारी होगा जो कि आपका रेलवे द्वारा निकला होगा, आरआरबी बोर्ड द्वारा निकले जाएगा। उसमें आपको मेंशन किया जाएगा कि आपका एनटीपीसी 2025 के जो आपके एग्जाम, 2024 के जो आपके एग्जाम होने हैं वो आपके मई की इतने तारीख से लेकर इतने तारीख तक आपके मेंशन किए जाएंगे। तो ये चीज जो आपको पता चलने वाली है वो आपको मार्च के लास्ट में आपको ऑफिशियल आपका एक लेटर निकलेगा, उसमें मेंशन किया जाएगा कि आपकी एग्जाम डेट क्या होने वाली है, कब से कब तक होने वाली है। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि भैया मई के फर्स्ट वीक से लेकर के मई के मिड तक आपका कभी भी स्टार्ट हो सकता है। और पहले आपका ग्रेजुएट लेवल वालों का होगा, ठीक है, पहले आपका ग्रेजुएशन लेवल वालों का होगा जो 58,40,861 जो लड़ाके बैठे हुए रणभूमि में युद्ध करने के लिए, पहले उनका एग्जाम होगा। उसके बाद आपका 12th लेवल वालों का एग्जाम होगा, तो उनको थोड़ा सा और समय मिल जाएगा, लगभग 10 से 15 दिन आपके एग्जाम को और डिले हो जाएगा। यानी कि मई के बाद आपका जून तक आपका एग्जाम हो सकता है, जून तक आपका 12th लेवल वालों का एग्जाम हो जाएगा। मैंने अब क्लियर बता दिया भैया कि मई के फर्स्ट वीक से मिड तक आपका ग्रेजुएट लेवल वालों का होगा और 12th लेवल वालों का आपका जून तक होगा, क्योंकि जुलाई से आपके एसएससी के एग्जाम होने हैं, एसएससी सिलेक्शन फेज के एग्जाम होने हैं, एसएससी आपके दूसरे एग्जाम होने हैं, सीडीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, इस प्रकार के आपके एग्जाम होने हैं। तो वहां से पहले आपके ये सारे एग्जाम करवा लिए जाएंगे, क्योंकि आपका एक ही कंपनी है आपका जो एग्जाम करवाती है, टीसीएस ही आपके एग्जाम करवाती है, वही आपके एसएससी के, वही आपके एनटीपीसी के यानी कि आपके रेलवे बोर्ड के। तो एनटीपीसी का एग्जाम डेट एक बार फिर से बताता हूं कि आपका 2 मार्च से 20 मार्च तक कांस्टेबल का एग्जाम होना है, यानी कि मार्च आपका पूरा खाली है। मार्च में आपका पैरामेडिकल का भी एग्जाम होना है, यानी कि मार्च आपका पूरा खाली है। थोड़ा सा एग्जाम आपका इसका डिले हुआ है कांस्टेबल का, थोड़ा सा एग्जाम आपका पैरामेडिकल का डिले हुआ है, तो थोड़ा सा एग्जाम आपका एनटीपीसी का भी डिले होने वाला है। एनटीपीसी का एग्जाम आपका अप्रैल में होना था, लेकिन अप्रैल की वजह से अब आपका मई में एग्जाम होगा और मई के फर्स्ट वीक से मिड तक आपका स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जून में आपका 12th लेवल वालों का एग्जाम होगा। तो जो सारी चीजें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब हम बात करते हैं आपकी अंतिम स्ट्रेटजी की, कि अंतिम समय में आपको क्या स्ट्रेटजी को फॉलो करनी चाहिए। मेरे भाई, मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि जो भी अंतिम दिनों में, अंतिम में आपको बता दूं तो 2 महीने आपके पास हैं, अंतिम 2 महीने अभी आपके पास हैं, यानी कि मोटा 60 दिन आपके पास हैं, 60 दिन आपके पास है। 60 दिन में आपको क्या फॉलो करने चाहिए, ताकि अभी भी वो समय है जब आप यहां पर फॉलो करके आप अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। आपको टॉप नहीं करना है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। सीबीटी 1 आपका क्वालिफाई होता है, इसका कोई भी स्कोर आपका ऐड नहीं होता है। सीबीटी 2 में आपका जो कट ऑफ जाती है उसके वजह से आपका सिलेक्शन होता है। इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए आपको अच्छा स्कोर ले आना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी फिक्स स्कोर नहीं है कि भैया इतना स्कोर ले आइए और इतना आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको क्या फॉलो करना है, आप एग्जाम पैटर्न जानते हैं कि मैथ में क्या होता है। मैथ के 30 क्वेश्चन आपके होते हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होते हैं, और जीके और जीएस के आपके 40 क्वेश्चन आते हैं। 90 मिनट का आपको समय मिलने वाला है, 90 मिनट का आपके पास समय मिलने वाला है। 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। तो आपको कितना सेफ स्कोर करना पड़ेगा ताकि आप आराम से यहाँ पर सीबीटी 1 को क्वालिफाई कर लें। मेरे भाई, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, यूआर कैटेगरी से हैं, या आप किसी दूसरी भी कैटेगरी से हैं, तो भी आपको अपना जो टारगेट है वो कितना बनाना चाहिए। मैं आपको बता दूं, जो भी सिलेक्शन लेने वाले हैं, जो भी एनटीपीसी सीबीटी 1 को क्वालिफाई करने वाले हैं, उनका स्कोर कितना आएगा, और उतना स्कोर अगर आपका आ जाएगा तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे किसी भी कैटेगरी से, किसी भी जोन से। अब मैं आपको बताने वाला हूं, जो भी सिलेक्शन लेने वाला, जो भी एनटीपीसी सीबीटी 1 को क्वालिफाई करने वाला है, वो भाई मैथ और रीजनिंग को पूरा टारगेट करेगा और पूरे क्वेश्चन वो करके आएगा। यहां पर पूरे क्वेश्चन, जो भी यहां पर सिलेक्शन लेने वाला है, पूरे क्वेश्चन करके आएगा। यानी कि दो क्वेश्चन का आप यहां पर रिस्क ले सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन का यहां पर आप रिस्क ले सकते हैं। यानी कि 28 क्वेश्चन वो मैथ में करके आएगा, 28 क्वेश्चन वो रीजनिंग में करके आएगा। 28 दूनी कितने हो गए, 56 क्वेश्चन वो करके करेगा वो पूरे 60 क्वेश्चन, जिसमें से आपके 56 क्वेश्चन तो आपके सही होंगे ही होंगे, जो इसका सिलेक्शन होने वाला है।
इसके बाद जीके जीएस की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जीके जीएस को आपको ऐसे ही आंखें मीच के नहीं पढ़ना है, आंखें बंद करके इसको फॉलो नहीं करना है। जीके जीएस को आपको पुराना पैटर्न देखना है रेलवे के जो भी एग्जाम हुए हैं, आरपीएफ एसआई का हुआ, एएलपी का हुआ, एएलपी का सीबीडी 1 का अभी रिजल्ट भी आपका कल जारी हुआ है, उसको आप देखिए कि उसमें किस प्रकार से आपकी कट ऑफ गई है। किसी जो बहुत कम कट ऑफ गई है, ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है, लेकिन इसमें उस प्रकार का लेवल नहीं रहेगा, इसमें थोड़ा सा कट ऑफ आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। वही मैं आपको बता रहा हूं। तो जो जीके जीएस होगा इसमें कम से कम 1/4 तो आपकी करंट अफेयर्स आने वाली है। 1/4 का मतलब हो 10 नंबर, 8 से 10 नंबर की आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेगी, 8 से 10 नंबर की करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स को आपको अच्छे से फॉलो करना है। इसके बाद बात करें तो स्टैटिक जीके आपको अच्छे से फॉलो करना है। इसके बाद बात करें तो साइंस, इसके बाद साइंस, इन तीनों को तो आपको अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है, जीके जीएस जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो करंट अफेयर्स के कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे आप रेलवे का कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए जो आपके 2024 में कराए गए हैं। इसी प्रकार का पैटर्न आपका आया है। और स्टैटिक जीके का भी अच्छा खासा वेटेज है और साइंस का भी आपका आता ही है। तो इन तीनों सब्जेक्ट को आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो यहां पर आपकी 8 से 10 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, यहां से भी आपके कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से हो जाएंगे और साइंस के भी आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके यहां से साइंस के पूछे जाने हैं। तो कम से कम आपका 50% यानी 20 क्वेश्चन तो आपके इन तीनों सब्जेक्ट से आ जाएंगे। तो इन तीनों को आपको अच्छे से फॉलो करना है। इसके बाद जो आपके जीके, आपका जो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इसके अलावा आपका कंप्यूटर हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इनको भी आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं। और उनके साथ ही साथ जैसे ही आप इनको कंप्लीट कर रहे हैं इनके मॉक टेस्ट आपको लगाते रहने हैं। कोई भी टॉपिक आपका कंप्लीट हो रहा है तो उस टॉपिक से आप टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाइए। मान लीजिए परसेंटेज कंप्लीट किया, परसेंटेज के मॉक टेस्ट लगाइए, इसमें 10 से 20 क्वेश्चन आपके होंगे। उन 10 से 20 क्वेश्चन को आप उस टाइम मैनेजमेंट के साथ उसको सॉल्व करिए, क्योंकि सॉल्व करने में अगर आप सॉल्व करेंगे, किताबों से सॉल्व करेंगे तो आप आधे घंटे में, 1 घंटे में आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब आपके सामने समय चल रहा है, आप समय को देख रहे हैं, आपके पास समय निकल रहा है और आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो असली लड़ाई है मेरे भाई। ठीक है, वो असली लड़ाई है, वो असली मेहनत है। क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। बस मेन गेम है आपका टाइम का, 90 मिनट का आपका समय मिलने वाला है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। उतने जल्दी समय निकालता है कि ये समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाएं। फिर आपको बेसिक से ही जाना पड़ता है और बेसिक से जाते हैं थोड़ा आपका टाइम यहाँ पर लग जाता है। तो जो आपको फॉलो करना है, मैथ और रीजनिंग को आपको पूरा टारगेट करना है, 100% क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, 60 के 60 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और कम से कम 40 में से 30 क्वेश्चन यहां पर आपको अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट करने का मेरा मतलब है हल करने हैं, आपको गोला भर के आना है, आपको क्लिक करके आना है। ये मतलब आपका नहीं है कि आपके 30 में से 30 क्वेश्चन ही आपके सही हो जाए, 40 में से 40 क्वेश्चन ही आपके सही हो जाए। ठीक है, आपको इतने क्वेश्चन कम से कम 90 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। 90 में से आपके कम से कम 75 आपको स्कोर करना ही होगा अगर आपको सभी आराम से अपनी कैटेगरी में सभी जोन से क्वालिफाई करना है तो, और सभी पोस्ट के लिए क्वालिफाई करना है तो 75 आपका सेफ स्कोर होगा। अगर आपका 75 आप स्कोर आ गया, काट पीट के 90 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करने को बोला है, उसको आप माइनस मार्किंग हो गई, कुछ क्वेश्चन आपके गलत भी होंगे, कुछ क्वेश्चन सही होंगे। कट पीट के अगर आपका 75 तक स्कोर आ गया तो बेस्ट स्कोर है, आप आराम से क्वालिफाई करेंगे सीबीडी 1 को, सभी कैटेगरी से, सभी जोन से, कोई भी समस्या नहीं है। जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तक आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसके साथ साथ जो टेक्स्ट बुक का एप्लीकेशन के बारे में आपको बताया, वहां पर जाके आप मॉक टेस्ट परचेस कर सकते हैं, उसकी भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। थैंक यू सो मच।